नमस्ते। एक्सटेंशन एजुकेशन की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रसार शिक्षा के चरण, अर्थात प्रसार शिक्षा जब दी जाती है तो जो हमारा टारगेट ग्रुप है या जिनके लिए हम प्रसार शिक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं वे किन किन चरणों से गुजरते हैं या प्रसार क्रिया जब आरंभ होती है तो उसके आरंभ होने के स्टेप्स क्या हैं या स्थिति क्या होती है और किस तरह से प्रसार शिक्षा अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंचती है। तो हम जानते हैं कि प्रसार शिक्षा के कौन कौन से चरण हैं। तो सबसे पहले या पहला जो चरण है वह है ध्यानाकर्षण, अर्थात किसी भी नवीन तकनीक के बारे में या किसी नई ज्ञान के बारे में ध्यान को आकर्षित करना। प्रसार शिक्षा में जब ग्रामीण लोगों को यह पता लगता है कि किसी भी कार्य का परिणाम बहुत अच्छा है और वह उनकी समस्या के समाधान के लिए उपयोगी है, तो ग्रामीणों का ध्यान उसकी ओर जाता है। और जैसे कि बहुत अच्छी फसल अगर पैदा होती है या फलों के जो पेड़ हैं उनमें कीड़ा नहीं लगता और अच्छी फसल होती है, तो ये सारी चीजें किसानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर देती है। इस तरह से घरों का सुव्यवस्थित रख रखाव और नए व्यंजन आदि का होना ये महिलाओं का मन मोह लेते हैं। अतः किसी भी व्यक्ति में नई बातों और कार्यों के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है और प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत यह जो आकर्षण उत्पन्न किया जाता है वह रेडियो टॉक्स के द्वारा या टीवी प्रोग्राम्स के द्वारा या कृषि प्रदर्शनी के द्वारा या गृह विज्ञान प्रदर्शनी के द्वारा, इसके अलावा पोस्टर्स के द्वारा, मेले के द्वारा, हस्तशिल्प और हस्तकला प्रदर्शनी के द्वारा जो वस्तुएं और जो तकनीक का ज्ञान उन्हें दिखाया जाता है और उसका प्रभाव दिखाया जाता है, तो लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और अपने जीवन में और अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। दूसरा चरण है अभिरुचि या इंटरेस्ट उत्पन्न करना। हर एक व्यक्ति की रुचि अलग अलग चीजों में होती है या सभी की रुचियां जो हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं और उसके अनुसार ही लोग अलग अलग वस्तुओं के प्रति या क्रियाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में आगे बढ़ना आसान हो जाता है और आकर्षण के माध्यम से लोगों को कार्यों के परिणाम जानने के लिए भी जागरूक बनाते हैं। इस स्थिति में आने के बाद प्रसार शिक्षकों को कार्यों के परिणाम के विषय में भी धीरे धीरे बताना चाहिए ताकि लोगों को जबरदस्ती उनके ऊपर किसी ज्ञान या तकनीक को थोपे जाने का एहसास नहीं हो और जो आकर्षण उनका जिस भी नवीन तकनीक के लिए उत्पन्न हुआ है उसमें उनकी रुचि भी जागृत होगी। और जब किसी कार्यक्रम में उनकी रुचि जागृत होगी तो वे उसे अपनाने के लिए उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे। तीसरी इसका चरण है आकांक्षा या डिजायर या इच्छा उत्पन्न होना। जिस व्यक्ति जिस चीज की ओर आकर्षित होते हैं, चाहे वह कोई वस्तु हो या विधि हो या कोई तरीका हो, तो वे उसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं और इसके लिए उनके मन में बड़ी उत्सुकता होती है और जब यह इच्छा में परिवर्तित हो जाती है तो उनकी आंतरिक शक्ति उन्हें आगे बढ़कर प्रयास करने हेतु प्रेरित करती है। ऐसे में कम प्रयास और कम समय में ही व्यक्ति किसी पद्धति को अपना लेता है। अतः किसी भी नवीन पद्धति को सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि जिन लोगों को वह सिखाया जा रहा है उनके मन में उसके प्रति डिजायर या इच्छा उत्पन्न की जाए। अतः प्रसार कार्यकर्ता की यह कोशिश होनी चाहिए कि वह लोगों को कार्य के परिणाम को बताता रहे ताकि लोग उस पद्धति में रुचि लेते रहें और रुचि बनी रहेगी तो व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी तत्पर
होगा। चौथा चरण है विश्वास या कन्विक्शन। जब व्यक्ति कुछ पाना चाहता है या उसके अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा जागृत होती है या सीखने की इच्छा जागृत होती है, तो उसकी यह इच्छा उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों को विभिन्न दृश्य एवं श्रव्य सामग्री की सहायता से नई नई पद्धतियों और सूचनाओं से रूबरू कराता है, और ऐसे में जब ग्रामीण इन सारी पद्धतियों को अपनी आंखों से देखते हैं और उसके फायदे देखते हैं, तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि जो भी नवीन तकनीक उनको दिखाई जा रही है तो कि उनके लिए वह बहुत लाभकारी साबित होने वाली होगी, तो उनका उस तकनीक के प्रति विश्वास जम जाता है, और जब वे इन फायदों के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं तो उसको करने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। पांचवी जो चरण है या पांचवा स्टेप है वह है जानकारी या नॉलेज लेना। व्यक्ति किसी भी वस्तु या पद्धति में रुचि होने पर उसके विषय में छोटी छोटी बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों को सभी बातों की जानकारी देता है, उन्हें विस्तार से उस तकनीक के बारे में बताता है ताकि वे उस तकनीक को अपने जीवन में अपनाएं और उसका लाभ उठा सकें। यहाँ प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि ग्रामीण उसी के माध्यम से यह जान पाते हैं कि वह नवीन तकनीक कैसी है, उसको किस प्रकार से वे अपने जीवन में उपयोग में ले सकते हैं, अपना सकते हैं, और उसमें क्या कठिनाइयां उनको सामना करना पड़ सकता है कठिनाइयों का, या कितनी आसानी से वो उसे अपना सकते हैं। ये सारी बातें उन्हें प्रसार कार्यकर्ता से ही ज्ञात होती है। अतः प्रसार कार्यकर्ता को इस समय ग्रामीणों को बहुत सोच समझ के बताना चाहिए कि किस प्रकार से नवीन तकनीक कार्य करती है और किस तरह से वो उसको अपने जीवन में उपयोग में ले सकते हैं। छठा चरण है इसका क्रिया या एक्शन। प्रसार क्रिया का यह महत्वपूर्ण चरण है। जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य को एक व्यवहारिक रूप दिया जाता है या उसका क्रियान्वयन किया जाता है, तो यह चरण उससे संबंधित है। कोई भी शिक्षण तभी सफल माना जाता है जब तक कि उसके परिणाम हमारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा न बन जाए, अर्थात जब तक उसके परिणामों को या उस तकनीक को ग्रामीण अपने जीवन में सम्मिलित नहीं कर लें, अपने जीवन में लागू नहीं कर दें, तब तक वह शिक्षण सफल नहीं माना जाता। प्रसार शिक्षण के माध्यम से प्राप्त पद्धतियों और सूचनाओं को प्राप्त कर ग्रामीण उनके अनुसार कार्य करते हैं, और जब तक जानकारियां प्राप्त नहीं होती तब तक वे अपनी पुरानी पद्धति का ही अनुसरण करते रहते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को कार्य के दौरान आने वाली दिक्कतों से ग्रामीणों को अच्छी तरह से परिचित करा देना चाहिए, ताकि वे उन परेशानियों को सुलझाने के लिए या उन समस्याओं के प्रति पहले से ही सचेत रहें, और ऐसी समस्या आने पर वे विचलित ना हो, बल्कि जो उनका उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में वे हमेशा आगे बढ़ते रहें। ये जो परेशानियां हैं वे भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, और कोई भी कार्य करते समय उन्हें इन परिस्थितियों से जूझने और निकलने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सातवां चरण है संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन। जब व्यक्ति किसी जरूरत को महसूस करता है और उसकी प्राप्ति हेतु प्रयास करता है, और इस प्रयास के समय कई प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं या बातें होती हैं जो उसको प्रेरित करती हैं। जब वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो जाता है और जैसा परिणाम उसने सोचा था वैसा उसको मिलता है, तो उसे संतोष की अनुभूति होती है। वांछित लक्ष्य के अंतर्गत व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति, उसकी समस्या को हल करने के उपाय, कार्यक्षमता में वृद्धि कुछ भी आ सकता है,
उद्देश्यों की प्राप्ति के सिलसिले में प्रसार कार्यकर्ता को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ग्रामीणों को उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित किया जाए जिसे प्राप्त करने की उनमें योग्यता हो और उन्हें रुचि हो। यदि उनमें योग्यता की कमी अथवा संसाधनों का अभाव हो तो ऐसे में उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता नहीं मिलेगी। अतः जो भी कार्य करवाने के लिए या तकनीक के बारे में उनको बताया जा रहा है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह व्यवहारिक हो। अगर ऐसा तकनीक के बारे में उनको बता दिया जाए जो कि अच्छी तो है, लेकिन वहाँ जो साधन उपलब्ध हैं उसके अनुसार उस तकनीक का उपयोग वहाँ या किसी पर्टिकुलर स्थान पर नहीं किया जा सकता है, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। और ऐसे में अगर लोगों को फिर भी उस तकनीक के बारे में बताया जाए तो उन्हें निराशा हाथ लगेगी और उनका प्रसार शिक्षा पर से विश्वास भी उठ जाएगा। 8वां इसका चरण है और यह इसका आखिरी चरण है, वह है मूल्यांकन। प्रसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ यह जाना जाता है कि प्रसार शिक्षा जो कि दी गई है या जो कि ग्रामीण लोगों ने अपनाई है, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करने में वे कहाँ तक सफल हुए, उसमें क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या कमियां रही, क्या क्या कठिनाइयां रही, ये सारी बातें मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात की जा सकती हैं। मूल्यांकन विभिन्न कार्यों में हुई त्रुटियों व लाभों की जानकारी के साथ भविष्य में बनाई जाने वाली योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए आधार का कार्य करता है और इसी के आधार पर भविष्य में जो दूसरी योजनाएं उस क्षेत्र के लिए बनाई जाने वाली हैं या दूसरे क्षेत्र के लिए बनाई जाने वाली हैं, तो उस समय यह जो अनुभव था, पहले वाला जो अनुभव था, इसके परिणामों का, इसके मूल्यांकन के परिणामों का लाभ उठाया जाता है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि मूल्यांकन समय समय पर होता रहे, ताकि यह ध्यान में रहे कि प्रसार कार्यक्रम जो है वह सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, उसकी जो गति है या उसकी जो दिशा है वह सही है या नहीं, कहीं वह अपने उद्देश्यों से भटक तो नहीं रहा है। मूल्यांकन की जो क्रिया है वह सीखने और सिखाने वाले दोनों के फायदे की चर्चा करता है और समय समय पर कार्य में सुधार लाने की जानकारी देता है। कार्यक्रम के मूल्यांकन से ही ज्ञात हो पाता है कि ग्रामीणों अथवा सीखने वालों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या क्या बदलाव आए। इस प्रकार से प्रसार शिक्षा के ये विभिन्न चरण हैं और कोई भी कार्यक्रम या कोई भी नई तकनीक जब लोगों को बताई जाती है तो वे सदैव इसी चरण से गुजरते हैं। अतः जब भी उनको नई तकनीक के बारे में जानकारी दी जाती है तो इन सभी चरणों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना आवश्यक है। आपने यह वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।